अभी जून का महीना चल रहा है, लेकिन जापान में घर घर में जुलाई की चर्चा है। लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। उन्हें महाविनाश का डर सता रहा है। उन्हें चिंता सता रही है कि 5 जुलाई के बाद वो जिंदा रहेंगे भी या नहीं। जापान में बड़े पैमाने पर अगर ये डर फैला हुआ है तो उसके पीछे है जापान की 70 साल की उस महिला की भविष्यवाणी, जिसे सोशल मीडिया पर जापान का बाबा बेंगा कहा जा रहा है। उनका नाम है रियो तात्सुकी। आखिर कौन है रियो तात्सुकी और 5 जुलाई 2025 की तारीख को वो क्यों जापान के लिए महाविनाश की तारीख कह रही? क्यों उनकी भविष्यवाणी इसको जापान समेत दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश बड़ा अल्टीमेटम के तौर पे देख रहे हैं? और क्यों मास हिस्टीरिया की तरह उनकी भविष्यवाणी पर यकीन किया जा रहा है? देश का मूड मीटर में आज इसी रहस्य की पड़ताल करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि 5 जुलाई 2025 को लेकर रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी असल में है क्या। तो रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी कहती है कि 5 जुलाई 2025 जापान के लोगों के लिए बेहद डरावना साबित होने वाला है। इस तारीख को जापान में एक भयानक प्राकृतिक आपदा आने वाली है। जापान के समंदर में एक ऐसा भयानक भूकंप होने वाला है जिससे जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र की सतह फट जाएगी और उसके बाद सुनामी की ऐसी प्रचंड लहरें उठेंगी जो 2011 में आई सुनामी से भी 3 गुना ज्यादा विनाशकारी होगी। लाखों की तादाद में लोग इस महाआपदा के शिकार होंगे और दुनिया थर्रा उठेगी। रियो तात्सुकी की इस वायरल भविष्यवाणी का इंपैक्ट कितना बड़ा है, कितना तगड़ा है, जरा वो भी जान लीजिए। जापान से लेकर फिलीपींस, ताइवान, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, यहां तक कि पूर्वी एशिया के कई देशों में इस बात को लेकर जबरदस्त खलबली है। जून जुलाई जापान में फेस्टिवल का मौसम माना जाता है। आमतौर पर हर साल इस दौरान जापान में टूरिस्ट की भरमार होती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून के अंत से लेकर जुलाई की शुरुआत तक जापान की हवाई यात्राओं की बुकिंग में 83% तक की कमी आई है। खासकर हांगकांग, ताइवान और कोरिया से बड़ी संख्या में लोग अपनी बुकिंग रद्द करवा रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक सैलानी डरे हुए हैं और पहले से प्लान की गई ट्रिप को भी या तो पोस्टपोन कर रहे हैं या पूरी तरीके से कैंसिल कर दे रहे हैं। हांगकांग से जापान के लिए होने वाली होटल और फ्लाइट बुकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में 50% की गिरावट आई है। आप सोचिए कि डर कितना ज्यादा है लोगों में, कितने घबराए हुए हैं लोग। और सिर्फ जापान नहीं बल्कि पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां के देश भी जो हैं वहां भी इसी तरह की चिंताएं। 2000 किलोमीटर के तटीय इलाके तबाह हो गए थे। समुद्री तट से 10 किलोमीटर अंदर तक सुनामी की लहरें पहुंच गई थी और 18,500 से ज्यादा लोग इस सुनामी में मारे गए थे। 90% जो लोग हैं उनकी मौत डूबने की वजह से हुई थी और 4.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। 1 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था और 3,546 सड़कें, 71 पुल, 26 रेलवे ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर, ये सब ध्वस्त हो गए थे। और वर्ल्ड बैंक का जो आंकड़ा है वो बताता है कि जापान को $360 बिलियन का नुकसान हुआ था। विनाश की एक नई भविष्यवाणी, एक नई तारीख सामने आ गई। रियो तात्सुकी की 5 जुलाई 2025 वाली भविष्यवाणी इसलिए भी सबको डरा रही है क्योंकि 11 मार्च 2011 को आई सुनामी की भविष्यवाणी रियो तात्सुकी ने 12 साल पहले कर दी थी। तारीख, समय और घटनाओं के साथ यह बता दिया था कि कैसे समंदर में 9 की तीव्रता से ज्यादा का महाभूकंप आएगा और उसके साथ उठी सुनामी की लहरें जापान के लिए तबाही बन जाएगी। रियो तात्सुकी ने भविष्यवाणी अपनी स्केचिंग वाली किताब आई सॉ द फ्यूचर इसमें की थी, जो कि पहली बार 1 जुलाई 1999 में पब्लिश हुई थी और उसका दूसरा जो फुल वर्जन है वो अक्टूबर साल 2021 में पब्लिश हुई है। और रियो तात्सुकी की जो एक्स्ट्रा डायरी को समेटते हुए इस किताब का एक नया वर्जन 1 अप्रैल 2022 को पब्लिश किया गया है। और इस किताब में तात्सुकी की कई नई भविष्यवाणियां हैं, जिसमें सबसे नई भविष्यवाणी की डेडलाइन बस आने वाली 5 जुलाई। किताब की 10 लाख से ज्यादा प्रतियां दुनिया भर में बिक चुकी है और एक तरीके से बेस्ट सेलिंग बुक के तौर पे दुनिया में सामने आई। रियो तात्सुकी की कौन कौन सी भविष्यवाणियां अब तक सच हो चुकी है वो भी आप एक बार देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उसका पूरा जो ब्यौरा है वो आपको दंग कर देगा। लेकिन पहले जान लीजिए
कि वो जो भविष्यवाणियां करती थी उसका आधार क्या होता था। तो रियो तात्सुकी ने जो भी भविष्यवाणियां की उन्हें वो सपने में दिखा करती थी। अपनी मां के कहने पर सन 1985 से उन्होंने अपने सपनों को नोटबुक में लिखना शुरू किया। और रियो तात्सुकी ने जब जापानी स्केच आर्ट, जिसको मंगा कहते हैं, मंगा ग्राफिक्स है ना, उसको उसने डिजाइन के तौर पे, ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे अपनाना शुरू किया और उसको एक करियर बनाया, तब उन्होंने अपने सपनों को एक कॉमिकल रूप में उसको स्केच बनाकर उन्होंने बाजार में उतारना शुरू किया। रियो ने लिखा था कि ये उनके सपने हैं, इसमें भविष्य के क्या संकेत छिपे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सपने मुझे बेचैन करते रहते। कागज पर उन्हें स्केच के रूप में उतारने के बाद ही मुझे चैन मिलता है। रियो तात्सुकी की किताब आई सॉ द फ्यूचर में 15 सपनों का जिक्र है, जिसमें 13 सपने सच हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या थी वो जरा जान लीजिए। सन 1991 में फ्रेडी मर्करी की मृत्यु की भविष्यवाणी सच हो गई, जो क्वीन बैंड के लीड सिंगर थे। साल 1995 में कोब भूकंप की जो भविष्यवाणी थी वो भी सच हो गई। वो भी रियो तात्सुकी की किताब में दर्ज थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। सन 2011 में जापान के ताहोकू भूकंप और सुनामी की उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक निकली थी। कोविड-19 महामारी की भविष्यवाणी भी रियो तात्सुकी ने की थी। साल 2011 में उन्होंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। और यही नहीं, ब्रिटेन की राजकुमारी प्रिंसेस डायना की मौत की भविष्यवाणी भी बाद में सच साबित हुई, जो कि रियो तात्सुकी ने अपनी किताब में बहुत पहले कर दिया था। चूंकि रियो तात्सुकी की 15 में से 13 भविष्यवाणियां सच हो चुकी है, ऐसे में उनकी बाकी 2 भविष्यवाणियों को भी लोग सच मानकर चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि यह होना तय है। और यही वजह है कि जापान की जनता सरकार की उस अपील को भी नहीं मान रही, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसी भविष्यवाणियों से डरने की जरूरत नहीं। ऐसे दावे पूरी तरह से निराधार हैं। लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन गजब तो यह है कि एक तरफ जापान सरकार जापान आने वाले अपने पर्यटकों को और आम जनता को यह यकीन दिलाने में जुटी है कि तात्सुकी की ये भविष्यवाणियां कोरी कल्पना है, जबकि जापान के सरकारी टास्क फोर्स ने इसी साल अप्रैल में चेतावनी दी थी कि जापान में प्रशांत महासागर से लगे तटीय इलाकों में बड़ा भूकंप आ सकता है। और ऐसा हुआ तो इसकी चपेट में आकर करीब 3 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इस चेतावनी को जारी करने का आधार जापान के समुद्री तट के टेक्टोनिक प्लेट में होने वाली हलचल को बताया जा रहा है। भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील होने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और जापान के सरकारी टास्क फोर्स की उस चेतावनी को भी दुनिया भर के लोग रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। खैर, दहशत और उत्सुकता दोनों के साथ इंतजार अब 5 जुलाई की तारीख की हो रही है। और उसी दिन दुनिया को यह जवाब मिलेगा कि रियो तात्सुकी की 14वीं भविष्यवाणी, जो कॉमिक्स के पन्नों के रूप में दर्ज है, क्या वो हकीकत में बदल जाएगी, या फिर इस बार तात्सुकी की भविष्यवाणी का तिलिस्म टूट जाएगा। जो भी हो, लेकिन 5 जुलाई तक कम से कम जापान और उसके आसपास के देशों के लोग, जब तक ये तारीख गुजर नहीं जाती, वो चैन से नहीं बैठ सकते। तो चलिए देश का मूड मीटर में अब अगली स्टोरी का रुख करते हैं। तो क्या आप अपने घर में जिंदा बम के साथ रह रहे हैं? एक ऐसे बम के साथ जिसका रिमोट हमेशा आपके हाथों में रहता है। बात हैरान करने वाली लगती है, लेकिन खबर यह है कि आपका एयर कंडीशनर इस गर्मी में कभी भी बम बन सकता है। अभी जैसी गर्मी पड़ रही है, पंखे कूलर तो फेल हो ही रहे हैं, लेकिन एसी भी सेफ नहीं। इस प्रचंड गर्मी में एसी में भी ब्लास्ट की खबरें बहुत जगहों से आ रही हैं। सोचिए, आप रात को चैन की नींद सो रहे हो और अचानक आपके कमरे में धमाका हो जाए, आपका एसी फट जाए, पूरा घर आग की लपटों में गिर जाए। यह सीन बहुत डरावना है, लेकिन आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, वक्त रहते आगाह कर रहा हूं। अगर आपके घर में भी एसी है और आप अपने घर और आप अपने एसी को लेकर सावधान नहीं हैं, तो आपके घर में मौजूद एसी भी टाइम बम बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे यूपी के झांसी में हुआ। तो यहां रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में जो एसी लगा हुआ था, अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया और देखते देखते
आग की लपटें उठने लगी और शोरूम का जो ऊपरी मंजिल था वो पूरा काला धुएं से पूरा घिर गया। आसपास के लोग घबरा गए। अच्छी बात यह रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे पहुंच गई, समय रहते पहुंच गई और आग पर जल्दी जल्दी काबू पा लिया गया। लेकिन करीब 1 घंटे तक पूरी मार्केट में अफरा तफरी मची रही। झांसी के इस शोरूम में तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जरा दूसरी तस्वीर देखिए। दिल्ली के जनकपुरी में इस मकान में एसी फटा तो कैसे पूरा घर खाक हो गया। इस घर में लगे एसी में ब्लास्ट जब हुआ तो मकान में भीषण आग लग गई और आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दूं कि जिस समय इस घर में एसी फटा उस वक्त इसमें 85 साल के बुजुर्ग दंपति मौजूद थे और वो कमरे में एसी चलाकर सो रहे थे कि अचानक एसी में अजीब सी आवाज आई और उसके बाद आग की लपटें उठनी शुरू हो गई और घर का सामान देखते देखते सब जलकर खाक हो गया। आप देखिए कि एक एसी ने इस घर में कितना बड़ा नुकसान किया। तो ये तो सिर्फ कुछ मामले, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ऐसी घटनाएं और तेजी से सामने आ रही। आखिर क्यों एसी टाइम बम की तरह दनादन फट रहे? एसी में ब्लास्ट होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, उसको जरा समझना हो। और जो सबसे बड़ी वजह है वो है लापरवाही। तो कैसे आपकी लापरवाही या छोटी छोटी अनदेखी आपके एसी को टाइम बम में तब्दील कर देती। दरअसल आजकल जैसी गर्मी है, ऐसे गर्मी के मौसम में एसी को कूलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे एसी का कंप्रेसर और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो उस पर ज्यादा लोड पड़ता है और बहुत गर्म हो जाते हैं, जिससे एसी के फटने का खतरा बढ़ जाता है। फिर एसी फटने की जो दूसरी बड़ी वजह है वो ओवरलोडिंग। कई बार एसी की क्षमता से बड़ी जगह पर उसे इस्तेमाल किया जाता रहता है और इससे कंप्रेसर पर लगातार काम का बोझ पड़ा रहता है, काम का दबाव रहता है, लगातार उसको काम करते रहना पड़ता है और कई बार ये दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो गर्म होकर फट जाता है। खासकर अगर आप रात दिन टर्बो मोड में एसी चलाते हैं तो समझिए कि आप अपने एसी को एक तरीके से बम बनाने की तरफ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको करना यह है कि टर्बो मोड पर कुछ देर के लिए एसी चलाइए और उसके बाद उसे नॉर्मल मोड पर ले आइए। नॉर्मल मोड पर एसी के कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है। इसके साथ ही ब्लास्ट से बचने की एक और जो तरीका हो सकता है वो ये है कि आप 1-2 घंटे के लिए एसी चलाइए। कमरा जब ठंडा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए उसे बंद कर दीजिए। कम से कम 10-15 मिनट के लिए उसे बंद रखिए और उसके बाद फिर आप उसे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इससे कंप्रेसर को ओवरहीट होने से बचाया जा सकता है और जो उसके फटने का खतरा है उसको कम किया जा सकता है। तीसरी और सबसे जो जरूरी बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो है खराब मेंटेनेंस। अगर आप अपने एसी की सर्विसिंग आपने महीनों से नहीं कराई है और उसके फिल्टर में धूल जमा हो रही है तो इससे कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है और उससे भी एसी में ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। एसी की सर्विसिंग का नियम यह है कि 600 घंटे एसी चलाने के बाद उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए और अगर आप एक दिन में 10 घंटे एसी चलाते हैं तो उस हिसाब से हर 2 महीने में एसी की छोटी मोटी सर्विस आपको करानी चाहिए। और एसी ब्लास्ट की जो चौथी बड़ी वजह है वो है खराब वायरिंग, पुरानी या ढीली वायरिंग, शॉर्ट सर्किट। इसका ज्यादातर शॉर्ट सर्किट इसकी वजह से होता है। एक छोटी सी चिंगारी आपके एसी को एक तरीके से आग के गोले में तब्दील कर देती है। और 5वीं वजह है सस्ती या नकली गैस। आपके एसी में जो गैस भरी जाती है उसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। आमतौर पर एसी में R32, R410A या R134A जैसी गैसें भरी जाती है। ये गैसें कूलिंग के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन इन्हें सही तरीके से और सही क्वालिटी का अगर नहीं भरा जाए तो फिर कई खतरे हैं। हर गैस की क्वालिटी और कूलिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन हो यह रहा है कि बाजार में सस्ती चाइनीज गैस की भरमार है और ये गैसें नकली होती है और इनका इस्तेमाल करने वाले लोकल मैकेनिक आपको सस्ते दाम का लालच देते हैं और आप उनके झांसे में आ जाते हैं। चाइनीज गैस करीब 500 रुपए प्रति किलो की पड़ती है, जबकि अच्छी कंपनी की गैस 750 से लेकर 1800 रुपए तक की। और कम खर्च के लालच में आप गलती कर बैठे। इसमें थोड़ा सा भी रिसाव हुआ, चिंगारी मिली और धमाका समझिए तय है। ऐसे में एसी खरीदते समय कंप्रेसर के हिसाब से जो गैस भरी हो वही गैस आपको दोबारा डलवाना है, इस बात का ध्यान रखिए।
कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के कृष्णानगर में ऐसा ही एक हादसा हुआ था। वहां एक एसी रिपेयर शॉप में ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते दुकान में मौजूद एक शख्स की जान चली गई। हादसे में पता चला कि दुकान में नकली गैस भरी जा रही थी। गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक धमाका हुआ और इसके बाद वहां एक आदमी की मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप एसी में सही गैस भरवा रहे हैं या फिर सस्ते के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए एसी जरूरी है, लेकिन उसकी सही देखभाल और सावधानी भी उतनी ही जरूरी। गर्मी के इस मौसम में आपका एसी आपका दोस्त है, लेकिन लापरवाही इसे दुश्मन बना देगा। तो गांठ बांध लीजिए, नकली गैस नहीं, सस्ते मैकेनिक नहीं और लापरवाही तो बिल्कुल नहीं। इन छोटी छोटी सावधानियों को बरतकर आप अपने एसी को बम बनने से रोक सकते हैं। तो चलिए देश का मूड मीटर में अब अगली स्टोरी का रुख करते हैं। तो आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान का अब परमानेंट इलाज भारत ने शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके भारत ने पहला जल प्रहार किया है और अब भारत की तैयारी है कि पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को राजस्थान की तरफ मोड़ा जाए। यानी देखा जाए तो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए तरसते पाकिस्तान की हलक और सूखेगी और हमारे देश की नदियों के पास जितना पानी होगा कि राजस्थान, जो कि हमारी मरुभूमि है, वो लहलहाएगी। अब सवाल यह है कि पश्चिमी नदियों जैसे कि चिनाब का पानी राजस्थान तक कैसे लाया जाएगा। तो इसका जवाब है चिनाब रावी ब्यास सतलज लिंक नहर प्रोजेक्ट। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई है और सरकार की योजना यह है कि चिनाब का पानी चिनाब रावी ब्यास सतलज लिंक नहर बनाकर पंजाब के हरिके बैराज तक लाया जाए और फिर इस बैराज से पहले के से ही कनेक्टेड जो इंदिरा कैनाल है उसके जरिए पानी को राजस्थान तक ले आया जाए। फिलहाल रावी और ब्यास के बीच एक लिंक तो बना हुआ है और इस दूसरे सेकंड लिंक की भी तैयारी चल रही है। लेकिन अब चिनाब और रावी के बीच लिंक तैयार करने की जो कोशिश हो रही है और शुरुआती आकलन के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत 200 किलोमीटर नहर और 12 सुरंगें बनाई जाएगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका खाका क्या होगा, यह भी हम आपको बताएंगे। इस तरीके से पश्चिमी नदियों से जो पानी है उसको कैसे भारत के राजस्थान और पंजाब के इलाकों में लाकर कैसे इस पूरे इलाके को और उर्वर और एक तरीके से फसलों के लिए मुफीद बनाया जाए, इस पर पूरा काम शुरू हो गया है। और इसीलिए प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की नहरों की क्षमता बढ़ाने और उनकी गाद निकालकर लीकेज रोकने का काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। जाहिर है कि यह प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक को फायदा मिलने वाला है। सिंगल विंडो सिस्टम बनाकर इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि 2 से 2.5 साल के भीतर इसे पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। डीपीआर तैयार किया जा रहा है और डीपीआर बनने के साथ ही ये पूरी योजना सामने आ जाएगी। लेकिन जो शुरुआती प्लानिंग है उसके बारे में आपको जरा मैप पर मैं विस्तार से समझाता हूं कि ये कैसे पूरी योजना काम करेगी और क्या प्लानिंग है। तो जरा इसको देखिए। ये जम्मू कश्मीर का वो इलाका है जहां पर कि ये जो जब हम पश्चिमी नदियां कह रहे थे तो ये ऊपर की जो 3 नदियां हैं जिसमें कि ये सिंधु, उसके बाद ये जो जाती है ये झेलम और ये जो आप देख रहे हैं यहां से निकलकर ये चिनाब, ये 3 नदियां हैं जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इन तीनों की नदियों का पानी भारत नहीं के बराबर इस्तेमाल कर सकता है और जो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर भी सकता है वो सिर्फ नॉन कंजम्पटिव यूज, यानी कि आप जैसे डैम बना करके पनबिजली बना लीजिए तो पनबिजली बनाने में कोई पानी इस्तेमाल नहीं होता, तो आप उस तरीके से इसको भले इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप इसको सिंचाई के लिए या पीने के लिए इस तरीके से बहुत इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि इन तीनों नदियों का पानी पूरी तरीके से पाकिस्तान चला जाता है और जो नीचे की 3 नदियां हैं उसमें से जो ब्यास और रावी, ये सब जो नदियां हैं इसका पानी भारत अपने इस्तेमाल में ले सकता है, रावी, सतलज और ब्यास। अब यह है कि जब इंडस वाटर ट्रीटी नहीं होगी या जब वो सस्पेंड है तो भारत ने इन तीनों नदियों के पानी को भी इस्तेमाल करने का पूरा जो प्लान बनाया है वो कैसे उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें जो सबसे पहले जो जिस पर
काम हो रहा है वो है चिनाब। जो चिनाब जो नदी आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर से अगर आएंगे तो पहले है सिंधु, जो कि बहुत ऊपर से निकलती है ये, और ये दूसरा है जो कि उसके बाद जो पश्चिमी नदियों में ये है आपका, वो यहां से निकलती है, वो है झेलम। ये थोड़ी छोटी नदी है ना, आगे जाकर के ये भी मिल जाती है आपस में। और ये जो तीसरी आप नदी देख रहे हैं ये है चिनाब। सबसे पहले शुरुआत इससे की गई है। तो चिनाब के पानी को वो रावी में जोड़ेंगे और रावी का ब्यास से ऑलरेडी एक कनेक्शन है, यानी कि रावी के पानी को ब्यास में डाइवर्ट करने का पहले से एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हालांकि उसकी क्षमता थोड़ी कम है, इसलिए इसके पैरेलल एक दूसरा भी लिंक बनाने का पर भी काम शुरू किया जाना है। लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे यहां से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, और सरकार इसी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम कर रही है कि इस चिनाब के पानी को कैसे जो है वो रावी तक लाया जाए, क्योंकि रावी का पानी जो है वो ब्यास में ऑलरेडी आता है। तो और ब्यास का पानी आप देखिए ये यहां पर आकर के जो हरिके बैराज है, ये हरिके बैराज पे ब्यास और सतलज का पानी जो है यहां पर आकर के मिलता है। और यहां पे यहां से जो कैनाल निकलती है, इंदिरा कैनाल, वो पूरे एक तरीके से राजस्थान, आप देखिए ये पूरा राजस्थान और पंजाब के इलाकों में एक जो सिंचाई का बहुत बड़ा साधन है। और सच पूछिए तो राजस्थान की जो एक तस्वीर बदली, उसमें इस कैनाल का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अभी इसकी क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अभी 2 नदियों का पानी ही इसमें इस्तेमाल, 3 नदियों का पानी ही इस्तेमाल कर पाते हैं, वो भी सीमित मात्रा में। एक तो रावी का, थोड़ा ब्यास का और सतलज का। लेकिन कहा जा रहा है कि जब हम इसमें चिनाब का पानी भी हम यहां से जोड़कर इससे हम यहां इस तरफ डाइवर्ट कर पाने की स्थिति में होंगे, तो और बड़े इलाके में हम इससे सिंचाई कर पाने में सक्षम होंगे। और ये जो है पंजाब के साथ साथ राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है, जहां पर कि अभी पानी की आपूर्ति बहुत ज्यादा नहीं है, हम वहां भी पानी पहुंचाने में सक्षम होंगे। और ये जो राजस्थान की तस्वीर है वो मरुधरा से, या हो सकता है कि हरित धरा के रूप में तब्दील होने लगे। तो ये अभी योजना है सरकार की। और जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा बहुत जल्दी लोगों को दिखने वाला है, और पाकिस्तान को इसकी तकलीफ जो है, इससे परेशानी बहुत जल्दी महसूस होने वाली है।